हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स में चंद्रकांता सीरीज़ के इशू 2 का पार्ट 2। इसके पहले की कॉमिक्स यानी चंद्रकांता संतति का पहला भाग और इस कॉमिक का पहला भाग आपको चंद्रकांता सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। शिव का वह मंदिर किले की दीवार के पीछे ही था। इसके अंदर एक छोटी सी लोहे की खिड़की थी जिससे लोग किले के बाहर जंगल में जा सकते थे। संध्या समय रोहतासगढ़ का राजकुमार कल्याण सिंह वहां आया और मंदिर का दरवाज़ा बंद करके घंटे भर से ज़्यादा संध्या पूजा करता रहा। उस समय केवल मंदिर का बड़ा पुजारी मंदिर के अंदर रहा जब तक राजकुमार अपनी पूजा करता रहा। उन दोनों जासूसों ने भी राजकुमार को देखा मगर कुछ बोले नहीं। फिर वह रात उन दोनों ने उसी मंदिर में गुजारी। उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि पहाड़ के नीचे मैदान में एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष आए जो लोगों को अपना चमत्कार दिखाते। सुबह उठकर वे दोनों फिर उसी जंगल में पहुंचे और अच्छी तरह देख लेने के बाद वे दोनों शाम को मंदिर लौट आए। उन्हें देखकर पुजारी ने पूछा, चौबे जी आइए बैठिए, कुछ जलपान कर लीजिए। आज तो आपने पूरा ही दिन जंगल में गुजार दिया। इतना कहकर मंदिर के उस पुजारी ने मंदिर के अंदर से कुछ कंद मूल फल लाकर उन दोनों को खाने के लिए दे दिए। अजी कैसा खाना और कैसा पीना, हमारे होश तो ठिकाने ही नहीं है। हम तो बस भांग पीकर सोना चाहते हैं, बद्रीनाथ ने कहा। ठीक है, मैं वह प्रसाद भी ला देता हूँ, आप दोनों बैठिए। तो इतना कहकर वह पुजारी मंदिर के अंदर गया और एक छोटा लोटा भंग लाकर उनको दे दी। फिर पूछा उसने, अब बताइए कि आप लोग कल हमें उन सिद्ध पुरुष से मिलवा रहे हैं कि नहीं। क्यों नहीं मिलवाएंगे महाराज, लेकिन आप अकेले ही चलेंगे हमारे साथ। ज़्यादा आदमियों को अगर वे देखेंगे तो बहुत नाराज़ होंगे। भीड़ भाड़ से उन्हें बहुत चिढ़ है, बद्रीनाथ ने उत्तर दिया। हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम किसी और को अपने साथ ले जाएंगे। हम अकेले आपके साथ चलेंगे। फिर ठीक है महाराज, आप कल सुबह जब राजकुमार जी अपनी पूजा समाप्त करके चले जाएं तो तैयार रहिएगा। इतना कहकर भैरव सिंह बद्रीनाथ के साथ सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन सुबह जब राजकुमार पूजा करके लौट गए तो बद्रीनाथ और भैरव सिंह मंदिर के पुजारी को अपने साथ ले गए और पहाड़ के नीचे उतरने के बाद बोले, महाराज अब यहीं भांग घोट ली जाए तो हड़ क्या हट जाए। कुछ हर्ज नहीं है, मैं अपने साथ लोटा भी ले आया हूँ। पुजारी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब दोनों जासूसों ने एक पत्थर की चट्टान पर भांग घोट कर ठंडाई तैयार की और फिर आंख बचाकर भैरव सिंह ने पुजारी के गिलास में बेहोशी की दवा मिला दी। लीजिए पुजारी जी महाराज, भोलेनाथ का नाम लेकर पी जाइए, शिव शंभू भला करेंगे। इतना कहकर भैरव सिंह ने ठंडाई का गिलास पुजारी को थमा दिया। पुजारी भी वह गिलास एक सांस में चढ़ा गया। थोड़ी ही देर में जब पुजारी जी बेहोश होकर एक और लुढ़क गए तो दोनों जासूसों ने उन्हें एक झाड़ी में छिपा दिया। उसके बाद बद्रीनाथ ने पूछा, अब क्या करना है भैरव सिंह। आप सिर्फ मेरी सूरत पुजारी जैसी बना दीजिए पंडित जी, उसके बाद आप यहाँ ठहर कर मेरा कमाल देखिए। लेकिन तुम क्या करोगे वहाँ जाकर भैरव। मैं इसी तरकीब से राजकुमार को उठा लाऊंगा। अच्छी तरकीब है। इतना कहकर बद्रीनाथ ने भैरव सिंह का पुजारी जैसा मेकअप कर दिया। शाम को राजकुमार के आने से पहले ही भैरव सिंह पुजारी का भेष बनाकर शिव मंदिर पहुंच गया। उन्हें देखकर लोगों ने पूछा, आपने लौटने में बड़ी देर कर दी पुजारी जी, क्या हुआ। उनसे महात्मा से मुलाकात हुई या नहीं। मुलाकात क्यों ना होती भैया, सचमुच वह बड़े पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। मेरा तो मन ही वहाँ से उठकर आने को नहीं कर रहा था, लेकिन राजकुमार जी को पूजा करानी थी इसलिए चला आया, भैरव सिंह ने उत्तर दिया। अच्छा, वे दोनों चौबे कहाँ रह गए, एक व्यक्ति ने पूछा। उन दोनों को सिद्ध पुरुष ने अपने पास रोक लिया है, वे दोनों कल आएंगे, भैरव सिंह ने उत्तर दिया। तभी वहाँ संध्या वंदना के लिए राजकुमार भी आ पहुंचा। लो राजकुमार भी आ गए, मैं मंदिर में चलूँ। राजकुमार के मंदिर के अंदर घुसते ही भैरव सिंह ने मंदिर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और पूजा की सब सामग्री राजकुमार के आगे सजाकर एक आसन पर चुपचाप बैठ गया। राजकुमार पूजा करने लगा। पूजा समाप्त होने पर भैरव सिंह ने फूलों की एक माला राजकुमार के गले में पहना दी, लेकिन राजकुमार ने जब उस माला को सूंघा तो एकाएक उसका सिर चकरा उठा। ओह, मुझे ये चक्कर क्यों आ रहा है, क्या था इन फूलों में। अगले ही क्षण राजकुमार बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। चलो एक काम तो पूरा हुआ। और भैरव सिंह ने एक रस्सी से राजकुमार के पांव बांध दिए और उसके बाद वह उसे कंधों पर उठाकर खिड़की से बाहर हो गया। थोड़ी ही देर में वह राजकुमार को कंधे पर लादे हुए बद्रीनाथ के पास पहुंच गया। तुम आ गए भैरव सिंह, चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल चलें। हाँ पंडित जी, अब हमारा यहाँ रुकना एक पल के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। और वे दोनों जासूस राजकुमार को लेकर गया के लिए चल पड़े। उधर किशोरी को जब पता चला कि वीरेंद्र सिंह के जासूस रोहतासगढ़ के राजकुमार को उठाकर अपने यहाँ ले आए तो उसे अपनी मुक्ति की आशा हुई। तभी उसे बाहर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कमरे के बाहर निकलकर देखा कि एक खंभे के सहारे खड़ी एक युवती सिसकियां भर भर कर रो रही थी। किशोरी उस युवती के पास पहुंची और बोली,
ऐसी तुम पर क्या मुसीबत आ गई बहन, जो इतना बिलक बिलक कर रो रही हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं राजकुमारी जी कि मुझ पर क्या मुसीबत आ पड़ी है, उस युवती ने रोते हुए कहा। किशोरी ने उस युवती को अपने कमरे में ले गई। हमदर्दी जताते हुए उसने युवती से पूछा, तुम मुझे बताओ बहन, जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी राजकुमारी जी, क्योंकि तुम भी उसी जाल में फंसी हुई है जिसमें मैं फंसी हूँ। लेकिन मैंने तो किसी के साथ कोई बुराई नहीं की, फिर मैं क्यों दुख भोग रही हूँ? ये भी भाग्य की बात है राजकुमारी जी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, ज़्यादा देर मेरा यहाँ ठहरना उचित नहीं। क्यों, क्या तुम्हें यहाँ कोई डर है? डर तो नहीं है, पर इस समय मुझे किसी की मदद से यहाँ से निकल भागने की उम्मीद है, इसलिए मैं अपने कमरे से निकल आई हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। सच? क्या मैं भी इस कैद से आज़ाद हो सकती हूँ? क्यों नहीं, चलो अब देर न करो। इतना कहकर वे युवती किशोरी को लेकर वहाँ से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी कि सामने से एक सुंदर युवती को अपने पास आता देखकर वह बुरी तरह चौंक पड़ी और बोली, लाली, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारे शिकंजे से किशोरी को बचाने के लिए, उस युवती ने कहा। यह सुनते ही उस सुंदरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखें क्रोध से अंगारों सी दहकने लगी। वह बोली, लाली, तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? कल्याणी, मैं तुझ नीच को अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तू शायद नहीं जानती कि तेरी नकेल मेरे हाथ में है, जिससे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना अपनी धूर्तता का जाल किशोरी पर फैला सकती है। यह सुनते ही वह सुंदरी एकाएक बौखला उठी और अपना खंजर निकालकर उसे मारने के लिए लाली के ऊपर झपट पड़ी। तभी लाली ने एक नारंगी निकालकर उसे दिखाई और पूछा, क्या तू भूल गई कि इस नारंगी में कितनी फांकें? उस नारंगी को देखते ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह एक चीख मारकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। रोहतासगढ़ की पहाड़ी के सामने कुछ दूर पर राजा वीरेंद्र सिंह का लश्कर पड़ा था। उसी समय रोहतासगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह का एक जासूस राजा वीरेंद्र सिंह के पास उनका पत्र लेकर आया। उस पत्र में लिखा था, हमारे और आपके बीच कभी दुश्मनी नहीं थी, फिर भी नामालूम आपने लड़ने का इरादा क्यों कर लिया। लेकिन हम इतना कह देते हैं कि आप 50 वर्ष तक भी लड़ते रहें तो भी रोहतासगढ़ का किला फतेह नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपनी बहादुरी पर इतना ही घमंड है तो फौज का सहारा क्यों लेते हैं? क्यों ना हम दोनों आपस में ही फैसला कर लें। अगर आपने हमें युद्ध में परास्त कर दिया तो यह राज आपका हो जाएगा, नहीं तो आप हमारे गुलाम समझे जाएंगे। इस वक्त मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरा बेटा यहाँ मौजूद नहीं है, वरना वह अकेला ही आप दोनों के बेटों के लिए काफ़ी होता। राजा वीरेंद्र सिंह ने पत्र का उत्तर इस प्रकार दिया, आप हमारे राज्य में घुसकर किशोरी को उठाकर ले गए, क्या ये आपकी ज़बरदस्ती नहीं थी? हाँ, अगर आप किशोरी को इज्जत से हमारे पास भेज दें तो हम बेशक अपने नगर लौट जाएंगे, वरना याद रखिए कि हम आपके किले की ईंट से ईंट बजा देंगे, जिसकी मजबूती पर आपको इतना घमंड है। हमें आपकी हर शर्त स्वीकार है। वैसे आपका लड़का मेरे यहाँ बंद है। यदि आप किशोरी को हमारे पास भेज देंगे तो हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। फैसला आपके हाथ में है। उधर आधी रात के समय राजा वीरेंद्र सिंह के लश्कर में पहरा देने वालों के अलावा सब गहरी नींद सो रहे थे। तभी एक लंबा व्यक्ति मुंडासा बांधे कुंवर इंद्रजीत के खेमे के बाहर पहरा दे रहे कंचन सिंह के पास आया। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तब कंचन सिंह उस अजनबी को लेकर कुंवर इंद्रजीत के खेमे में घुसा कि अचानक उस अजनबी ने अपना खंजर निकालकर कंचन का सिर काट दिया। और फिर अगले ही क्षण उस अजनबी ने पलंग पर सो रहे इंद्रजीत के मुंह पर एक रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद वह अजनबी इंद्रजीत सिंह को एक चादर में गठरी की तरह बांधकर खेमे से बाहर हो गया। लश्कर से कुछ दूर एक रथ खड़ा था। उस अजनबी ने इंद्रजीत सिंह को ले जाकर उस रथ में लिटा दिया। कोचवान, रथ ले चलो। रथ अभी थोड़ी ही दूर गया था कि एक नकाबपोश घुड़सवार रथ के निकट आ गया। कोचवान, रथ रोको। क्या, कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। खबरदार जो एक कदम भी रथ आगे बढ़ाया। इतना कहने के साथ ही वह घुड़सवार रथ के ऊपर चढ़ गया और कोचवान को रथ से नीचे ढकेल दिया। उस कोचवान के नीचे गिरते ही रथ का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया। मर गया। कोचवान के नीचे गिरते ही रथ के अंदर बैठा अजनबी अपनी तलवार लेकर रथ से नीचे कूदा और उस व्यक्ति पर टूट पड़ा, लेकिन उस घुड़सवार ने कुछ ही देर में उसे बेबस कर ज़मीन पर पटक दिया। उसके बाद उस घुड़सवार ने बड़ी सावधानी से इंद्रजीत सिंह को रथ से नीचे उतारा और उसे उठाकर जंगल में ले गया, जहाँ एक पेड़ के नीचे लिटाकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। कुछ देर बाद जब कुंवर इंद्रजीत सिंह को होश आया तो वह एकाएक घबरा कर उठ खड़े हुए। तभी उस नकाबपोश ने म्यान से अपनी तलवार खींच ली। यह देखकर इंद्रजीत सिंह संभल कर खड़े हो गए और बोले, क्या तुम हमें यहाँ लेकर आए हो? जी नहीं राजकुमार, कोई दूसरा व्यक्ति आपको बेहोश करके ले जा रहा था, मैंने तो आपको उससे छुड़ाया है। तो फिर तुम स्वयं तलवार लेकर हमारे सामने क्यों खड़े हो? मैंने आपकी बहादुरी की बहुत तारीफ़ सुनी है, अतः आज मैं भी आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई हथियार नहीं। फिर भी मैं निहत्था ही तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, करो वार। नहीं राजकुमार, बहादुर लोग निहत्थों पर वार नहीं करते, इसलिए जो आदमी आपको बेहोश करके ले जा रहा था
मैं उसकी ढाल और तलवार छीन लाया हूँ। वह देखिए, आपके पास रखिए, उठा लीजिए और मुकाबला कीजिए। इंद्रजीत सिंह ढाल और तलवार लेकर उस घुड़सवार से भिड़ गए। तब उस घुड़सवार ने कहा, वैसे मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर यह नाटक किस लिए कर रहे हो? इसलिए कि आपके शरीर में ज़रा फुर्ती आ जाए। बहुत देर तक बेहोश पड़े रहने से आपके शरीर की नसें शिथिल पड़ गई थी। तो क्या तुम हमारे मित्र हो? तो क्या इसमें भी आपको कोई शक है? हाँ, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुमने मुझे दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाया है? इसके लिए मेरे पास 3 सबूत हैं। पहला तो ये कि अगर मैं आपका दुश्मन होता तो बेहोशी की हालत में ही मैं आपको मार डालता। ये बात हम मानते हैं, लेकिन बाकी के 2 सबूत और कौन से हैं तुम्हारे? उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर वह इंद्रजीत सिंह को उस स्थान पर ले गया जहाँ रथ अब भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। रथ के पास ही उस अजनबी आदमी की लाश पड़ी हुई थी जो इंद्रजीत सिंह को बेहोश करके लाया था। उससे थोड़ी दूर पर कोचवान की लाश पड़ी हुई थी। तब उस नकाबपोश ने कहा, यही है वह रथ जिस पर वह बदमाश आपको लेकर जा रहा था। यह दूसरी लाश कोचवान की है। उस समय मैं इत्तेफाक से आपसे मिलने के लिए जा रहा था तो अचानक रास्ते में यह घटना घट गई। अब आप इस रथ पर एक घोड़ा लेकर अपने खेमे में लौट जाइए। राजकुमार, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने सचमुच मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा मित्र। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने कहा, अगर आप इसको मेरा उपकार मानते हैं तो इसके बदले में मुझे कुछ देकर इस उपकार का ऋण अपने सिर से उतार दीजिए। राजकुमार, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ मित्र। मांगो, क्या मांगते हो? इस समय तो मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता, लेकिन वक्त पड़ने पर मैं आपसे ज़रूर कुछ मांगूंगा। इसका मैं वायदा करता हूँ कि तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। जुबान देने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए राजकुमार। कहीं ऐसा ना हो कि आप वक्त पर अपने कॉल से मुकर जाए। ऐसा कदापि नहीं होगा। हम क्षत्रियों का तो हमेशा से ही धर्म रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, तो अब मैं आपको अपनी मित्रता का आखिरी सबूत और देता हूँ कि मैं आपको बिना कष्ट दिए अपने घर चला जाता हूँ। इतना कहकर वह नकाबपोश जब वहाँ से जाने लगा तभी इंद्रजीत सिंह ने उसे रोका। ठहरो मित्र, जाने से पहले मुझे अपना चेहरा तो दिखाते जाओ, जिससे वक्त पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। ज़रूर। वह नकाबपोश एक सुंदर युवती थी जिसे देखकर इंद्रजीत हैरान रह गया। लो, खूब अच्छी तरह पहचान लो, फिर न कह देना कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ हाँ। उसके बाद वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चली गई। उस युवती की आंखों से ओझल होते ही इंद्रजीत सिंह रथ के घोड़े को खोलकर उस पर सवार हो गया और उसी दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में वह युवती गई थी। चलता चलता वह शाम को एक ऐसे तालाब के किनारे पहुंचा जिसके बीचों बीच में एक सुंदर मकान बना हुआ था। बड़ा विचित्र मकान है जो जंगल में तालाब के बीच बना हुआ है। उस मकान की छत के चारों कंगूरों पर 4 युवतियां तीर कमान लिए खड़ी थी। तभी उसकी नज़र एक छोटे से शिकारे पर पड़ी जो मकान के चबूतरे के सहारे रस्सी से बंधा हुआ था। ओह, तो उस मकान में कोई रहता भी है, लेकिन इस घने जंगल में अकेला कौन रहता है? इंद्रजीत सिंह ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं तालाब में उतरकर हाथ मुंह धोने लगा। तभी उस मकान के अंदर से एक युवती बाहर निकली जिसे देखकर इंद्रजीत सिंह चौंक पड़ा। अरे, ये तो वही नकाबपोश युवती है जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। उस युवती को देखकर इंद्रजीत सिंह आगे बढ़ने लगा कि तभी वह युवती इंद्रजीत सिंह को लौट जाने के लिए हाथ का इशारा करने लगी। उफ, अजीब पहेली है ये औरत भी, मुझे जाने के लिए इशारा कर रही है। रातासगढ़ के किले के एक कमरे में किशोरी न जाने की सोच में डूबी हुई थी कि अचानक किसी के पैरों की आहट ने उसे चौंका दिया। उसने सिर उठाकर देखा तो कमरे के दरवाजे पर लाली खड़ी हुई थी। उसने सिर उठाकर देखा तो कमरे के दरवाजे पर लाली खड़ी हुई थी। लाली ने अंदर पहुंचकर उसका अभिनंदन किया और पूछा, कैसी हैं राजकुमारी जी? बस दिन पूरे कर रही हूँ, फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती। आओ बैठो। ऐसा ना कहें राजकुमारी जी, मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। लाली उसके पास बैठती हुई बोली, तुम्हारी ये सब बनावटी बातें हैं लाली। अगर ऐसा होता तो तुम कल्याणी वाला भेद मुझसे क्यों छुपाती? तुम्हारा अंदाज़ा ठीक है राजकुमारी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि इस मकान के अंदर ज़रूर कोई बाहर का व्यक्ति आ गया है जिसने हम दोनों का भेद एक दूसरे पर प्रकट कर दिया है, जिससे कल्याणी मेरी जान की दुश्मन बन गई है। वह किसी समय भी मेरी जान ले सकती है, क्योंकि कल्याणी बड़ी मक्कार और बेरहम औरत है। उसके दिल में ज़रा भी दया नहीं है राजकुमारी जी। तुम्हारी ये बातें मेरी घबराहट और बढ़ा रही हैं लाली। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी तो कुछ बताओ। मैं सब बता दूंगी राजकुमारी जी, सिर्फ एक रात की बात और है, लेकिन इस समय आपको एक काम में मेरी मदद करनी होगी। बोलो लाली, मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूँ। तो सुनिए, मैं मरने से पहले कल्याणी को अपने रास्ते से हटा देना चाहती हूँ और उसके बाद मैं बाग के उस कोने वाली कोठरी में घुसना चाहती हूँ जिसमें हर समय ताला लगा रहता है।
उस कोठरी के अंदर क्या है लाली? उसी का तो मैं भेद मालूम करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर लाली ने एक छोटी सी तस्वीर निकालकर किशोरी को दे दी और कहा, जब कल्याणी आपके पास आए तो यह तस्वीर उसे दिखाना और फिर उसके चेहरे के भावों को पढ़ना। उसके बाद मुझे बता देना। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। इतना कहकर लाली वहाँ से चली गई। उसके चले जाने के बाद किशोरी ने उस तस्वीर को देखा तो उस तस्वीर में एक गुफा के अंदर का दृश्य दिखाया गया था, जिसमें एक आदमी उल्टा लटक रहा था और एक औरत हाथ में छुरा लेकर उसके शरीर में घाव बना रही थी। लाली के जाने के थोड़ी देर बाद कल्याणी वहाँ पहुंची, किंतु किशोरी उस तस्वीर को देखने में इतनी बेसुध हो गई थी कि उसे कल्याणी के आने का पता ही नहीं चला। तभी कल्याणी ने पूछा, ऐसा इस तस्वीर में क्या है राजकुमारी जी, जो इतनी गौर से देख रही हैं? क्या तुमने इस तस्वीर को देखा है कल्याणी? कई बार देखा है, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यह तस्वीर मुझे दिखाने के लिए आपको ज़रूर लाली ने दी होगी। आप लाली से कह देना कि मैं इस तस्वीर को देखकर अब नहीं डरती। मैं उससे बदला के लिए मैं उससे बदला लिए बिना छोड़ूंगी नहीं। ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हें उससे कल्याणी? आपको शायद नहीं मालूम राजकुमारी जी कि जिस दिन पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी तो मेरा यहाँ से निकल जाना निश्चित था, लेकिन इस लाली ने मेरा सारा भांडा फोड़ दिया और मेरे सब हमदर्दों को भी गिरफ्तार करवा दिया। मैं फिर आप के मिल जाने से खुश थी, मगर उस कमबख्त ने झूठी बातें गढ़कर आपका दिल भी मेरी तरफ से फेर दिया। फिर भी मैं आपके साथ कोई बुराई न करूँगी, और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको उसकी चालबाजियों से आपको सावधान करती रहूँगी। यह सुनकर किशोरी के और भी होश उड़ गए। वह एकाएक घबरा गई और रोती हुई बोली, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह मेरा कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। उसको रोता देखकर कल्याणी ने कहा, राजकुमारी जी, ये कहना तो मुश्किल है कि आपका यहाँ दोस्त कौन है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वह आपको उस मकान में ले जाना चाहती है जिसके दरवाजे पर हर समय ताला लगा रहता है। वह आपसे दुश्मनी निभा रही है और इसीलिए वह आपको उस मकान के अंदर ले जाकर आपसे छुट्टी पाना चाहती है। फिर उस मकान के अंदर पहुंचकर आप किसी तरह भी जिंदा नहीं बच सकेंगी, इसलिए आप उस मकान में भूल कर भी ना जाएं। कल्याणी के चले जाने के बाद अब मुझे खुद ही मालूम करना होगा। इस तरह पड़े रहने से अब काम नहीं चलेगा। उसी रात किशोरी अपने कमरे से बाहर निकली और कल्याणी के कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी उसे एक नकाबपोश तेजी से कल्याणी के कमरे में घुसता हुआ दिखलाई दिया। अरे, यह नकाबपोश कौन है जो कल्याणी के कमरे में घुसा है? वह जल्दी से कल्याणी के कमरे के दरवाजे की ओट में जाकर खड़ी हो गई। अब 5 रात दिन तक नारंगी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन किशोरी पर रहम खाना। उसी क्षण वह नकाबपोश कमरे से बाहर निकला और तेज़ी से पेड़ों के झुंड की ओर चला गया। मुझे अब लाली के कमरे में भी जाकर देखना चाहिए कि वह क्या कुल गिरा रही है इस समय। और वह लाली के कमरे की ओर चल पड़ी, लेकिन बीच रास्ते में किसी की बातचीत सुनकर किशोरी अंगूर की झाड़ी में छिप गई। आप चिंता न करें, मैं जब तक जिंदा हूँ कल्याणी किशोरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ना उसे कोई दूसरा ले जा सकता है। उसे जल्दी ही इंद्रजीत सिंह के पास पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। उस आवाज़ को सुनकर, ये आवाज़ तो लाली की थी, लेकिन दूसरा आदमी कौन है? कोई भी हो, मेरा हमदर्द लगता है। तब भी लाली उस जगह से निकली और अपने कमरे में घुस गई, और वह आदमी पेड़ों की ओट में छिपता हुआ बाग की ओर चला गया। उसी क्षण अचानक किसी ने चोर चोर का शोर मचा दिया, जिसे सुनकर किशोरी अपने कमरे की ओर भाग खड़ी हुई। चोर चोर पकड़ो! ये काम जरूर कल्याणी का है। वह शायद लाली के हमदर्द को पकड़वाना चाहती है। दूसरे दिन सुबह लाली और कल्याणी एक साथ किशोरी के कमरे में पहुंची। आपको रात का किस्सा मालूम है महारानी जी? हाँ, मालूम है। मुझे 5-7 दिन तक नारंगी की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनते ही कल्याणी एकाएक घबरा कर कमरे से बाहर निकल गई। मालूम होता है राजकुमारी जी कि आपने भी रात भर जासूसी की है। हाँ, की है। मैं रात को छिपकर कल्याणी की तरफ गई थी। तब तो आपको पता चल गया होगा कि कल्याणी आपको धोखा देना चाहती है। पहले तो मैं इसी चक्कर में थी कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन दोस्त, लेकिन जब मैं तुम्हारी तरफ गई तो मुझे विश्वास हो गया कि इस महल में केवल एक तुम ही मेरी सच्ची हमदर्द और दोस्त हो, जिससे मैं भलाई की कुछ उम्मीद कर सकती हूँ। खैर, जाने दीजिए उन बातों को, लेकिन अब समय आ गया है कि हम दोनों जैसे भी हों यहाँ से निकल भागें। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? हाँ लाली, मुझे तुमसे नेकी की उम्मीद है, पर कल्याणी इस समय बहुत बिगड़ी हुई लगती है। अगर वह तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दे तो वह अपना मुंह कभी नहीं खोलेगी, क्योंकि वह मेरे चंगुल में उतनी ही फंसी हुई है जितना कि मैं उसके चंगुल में फंसी हुई हूँ। इतना कहने के बाद लाली ने किशोरी के कान में कुछ कहा और 2 घंटे बाद फिर आने का वायदा करके वहाँ से चली गई। आधी रात के समय लाली हाथ में कमंद लिए हुए बंद कोठरी के पीछे भाग की तरफ बढ़ रही थी। फिर अपने आप को हर तरफ से बचाती हुई वह कमंद लगाकर छत पर चढ़ गई। उसने बड़ी सावधानी से छत फोड़कर एक बड़ा सुराख किया और खुद कमंद के सहारे उसके अंदर उतर गई।
2 घंटे बाद वह एक छोटी सी संदूकड़ी लिए हुए छत से नीचे उतरी और राजमहल की ओर चल पड़ी। कई दालानों और दरवाज़ों को पार करती हुई लाली ने एक कोठरी के दरवाजे पर जाकर धीरे से कुंडा खटखटाया। कुंडे के खटकते ही एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और लाली को अंदर करके उसने झट दरवाज़ा बंद कर दिया। लाली ने वह संदूकड़ी उस बुढ़िया के आगे रख दी और पूछा, क्या यही है वह संदूकड़ी दादी माँ? हाँ यही है बेटी, लेकिन अब आगे जो कुछ भी करे संभल कर करना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आखिरी समय में कलंक का ये टीका लग जाए, उस बुढ़िया ने कहा। जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा बड़ी होशियारी से काम करूँगी। अब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊँ। ईश्वर तुम्हें इस नेकी का बदला दे। इतना कहकर उस बुढ़िया ने सावधानी से दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका और फिर लाली को वहाँ से निकल जाने का इशारा कर दिया। लाली वह संदूकड़ी लेकर सुरक्षित अपने कमरे में पहुंच गई। दूसरे दिन सुबह लाली किशोरी के कमरे में पहुंची तो उसे सही सलामत देखकर किशोरी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोली, मुझे रात भर तुम्हारा ही ख्याल बना रहा और घड़ी घड़ी बाहर जाकर देखती थी कि कहीं से शोरगुल की आवाज़ तो नहीं आ रही। ईश्वर की कृपा से मेरा काम आसानी से हो गया और किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ा। संदूकड़ी मिल गई ना? मैं वह संदूकड़ी देखना चाहती हूँ लाली। मैं आपको वह अवश्य दिखा दूंगी, मगर उसे देखने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि उल्टे कल्याणी को शक हो जाएगा। वैसे उस संदूकड़ी में भी कोई ऐसी बात नहीं जो देखने लायक हो। वह तो मामूली सा एक डिब्बा है जिसमें ताली लगाने की कहीं जगह नहीं है। फिर वह खुलेगी कैसे और उसके अंदर से वह चाबी कैसे निकलेगी जिसकी हम लोगों को ज़रूरत है? रेती से घिसकर उसमें सुराख करना पड़ेगा और इस काम में 2 रातें और लग जाएंगी, क्योंकि यह काम सिर्फ रात के अलावा दिन में नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे तो एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर लग रहा है लाली, किशोरी बोली। जहाँ इतने दिन सब्र किया, 2 दिन और सब्र करिए राजकुमारी जी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर लाली वहाँ से चली गई। तीसरे दिन आधी रात को लाली एक पोटली लेकर अपने कमरे से बाहर निकली और बिना कोई आहट किए किशोरी के कमरे में घुस गई। लाली को देखकर किशोरी अपने पलंग से उठ खड़ी हुई। तुम आ गई लाली? मेरा तो 2 दिन से दिल ही धड़क रहा था। क्यों? इसलिए कि कोई उस छत पर जाकर देख ना ले कि किसी ने सेंध लगाई है। उस पर कौन जाता है, कौन देखता है। अब तुम देर ना करो और जल्दी से निकल चलो। मैं तैयार हूँ लाली। कुछ सामान तो नहीं लेना? नहीं, ज़रूरत की सब चीज़ें मेरे पास हैं, बस तुम अब यहाँ से निकल चलो। और दोनों उस कमरे से निकलकर बंद कोठरी की दिशा में चल पड़ी। दोनों उस मकान के पिछवाड़े पहुंची और कमंद के सहारे उस मकान की छत पर चढ़ गई। उसके बाद वे दोनों उसी कमंद के सहारे मकान के अंदर उतर गई। तभी उन्हें मकान के बाहर से किसी के ललकारने की आवाज़ आई। देखो, ये छत पर कौन चढ़ा है, पकड़ो उसे। अगले ही क्षण कई लोग कमंद के सहारे उस छत पर चढ़ गए। पकड़ो पकड़ो उन्हें, पकड़ो, वह देखो छत में सेंध लगी है। हाँ हाँ पकड़ो उन्हें, देखो बचकर ना जाने पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चंद्रकांता संतति के इशू 2 के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।